ओके, एडिशनल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 25। न्यूमेरिकल नंबर 25 इसमें आपको दिया हुआ है कि भाई एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, एक ऑयल ड्रॉप है 12 एल ड्रॉप है, ठीक है। और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे गिवन डेटा में आप मैं लिख देता हूँ कि भाई E इज इक्वल्स टू 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इन द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपको दे रखी है। तो D इज इक्वल्स टू 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसका आपको यूनिट दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप मीन्स कि आपको एक R फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो R आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए कि भाई हमारा जो ऑयल ड्रॉप होता है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कि हमारा 12 ऑयल ड्रॉप है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसका चार्ज कितना होगा? अगर कोई भी आके चार्ज एलिमेंट को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो, जैसे कि यहाँ पे आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, इसमें आप कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स को आप पुट करते हो। सपोज कि मैंने यहाँ पे पुट किया है एक क्यू चार्ज पार्टिकल्स को, तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स कितना लगेगा कि भाई F इज इक्वल टू क्यू, जितना फोर्स लगेगा। ख्याल आया? ओके, देन आफ्टर वो चार्ज पार्टिकल के पास मास भी होगा, तभी यहाँ पे आपको एक डेंसिटी दी हुई है। ओके, तो वो जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू, बट उसका चार्ज कितना होगा? उसका टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन से हम फाइंड आउट करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू मैं 12 लिख देता हूँ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ओके, तो उसका टोटल चार्ज आपको फाइंड आउट हो जाएगा 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ऐसे उसका टोटल चार्ज यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे आप देखिए कि भाई वो जो चार्ज पार्टिकल्स है, वो चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू की डायरेक्शन में। और ये जो पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल के पास मास भी होता है। अगर मास होता है तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, mg जितना फोर्स लगता है, ठीक है। ओके, तो वो दोनों फोर्स यहाँ पे क्या होगा कि भाई सेम चलाए, तो दोनों फोर्स यहाँ पे सेम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि भाई हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है mg इज इक्वल टू आएगा QE, mg इज इक्वल टू आता है QE। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि भाई रेडियस, तो रेडियस किस में आती है भाई? डेंसिटी के इक्वेशन में। कैसे डेंसिटी के इक्वेशन में? देखिए कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे ड्रॉप दिया हुआ है ऐसा ड्रॉप, तो ड्रॉप इज लाइक एक स्फीयर जैसा वो लगता है आपको, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉप होता है वो एक स्फीयर जैसा होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है कि भाई स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। तो डेंसिटी वाला इक्वेशन में हमारा मिसके 4/3 πr क्यूब आती है। इसमें आपको डेंसिटी मालूम होनी चाहिए और मास मालूम होनी चाहिए, बट आपके पास मास मालूम नहीं है, तो मास की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? ए वाले इक्वेशन में से, ठीक है। तो ए वाली इक्वेशन में आपको मास को सब्जेक्टिव बना देना है। ख्याल आया? तो अगर आप मास को सब्जेक्टिव बना दीजिए तो एम इज इक्वल टू आपका इक्वेशन हो जाएगा QE अपॉन जी, ठीक है। तो Q आपको मिसके यहाँ पे टोटल फाइंड आउट किया हुआ है 19.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2.55, तो 2.55 इंटू 10⁻4 एंड डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल मीन्स के एक्सेलरेशन होती है, ये तो कांस्टेंट होती है 9.81, ठीक है। ओके, तो आप ऐसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो 19.2 मीन्स के उसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो उसका टोटल मास फाइंड आउट होता है 5 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम। दिस इज योर मास। अब हम क्या करेंगे भाई, वो डेंसिटी वाला इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। वो डेंसिटी वाला जो इक्वेशन है इसमें हम उसको पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई हम कैसे पुट कर दे। देखो यहाँ पे आपको एक R क्यूब को सब्जेक्टिव बनाना है। R क्यूब को मैं सब्जेक्टिव बना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो R क्यूब इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है 3m, ये 3 ऊपर चला जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 4π इंटू D। ओके, और सभी की आपको यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। ओके, तो मैं सभी की यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखिए कि भाई यहाँ पे 3
इंटू मास आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻15 अभी आपने निकाला, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे 4 इंटू 3.14 और डेंसिटी आपको कितनी दी हुई है 1.26, पर आपको ग्राम दिया हुआ है ना, एंड सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा, उसको आपको किलोग्राम और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए भाई ग्राम है, उसका किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.26 इंटू 10⁻³ करना पड़ता है। देन आफ्टर सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में आपको 10⁻² का क्यूब करना पड़ता है। अगर आप उसका क्यूब करोगे तो उसका टोटल मिस्टेक होता है यहाँ पे 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, ठीक है। 10⁻6 वो ऊपर चला जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस, तो मैं यहाँ पे इंटू 10⁻6 लिख देता हूँ, चला जाए तो 10⁻³ एंड 10⁻6 इज इक्वल टू 10⁻3, तो उसका टोटल डेंसिटी फाइंड आउट हुई 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वही आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है 1.26 इंटू 10⁻23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वही आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 1.26 इंटू 10⁻³ आर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.95 इंटू 10⁻⁻18। आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि भाई आर क्यूब है तो उसका ऑर्डर आपको ऐसा मिसके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसा आपको सेट करना पड़ेगा कि जैसे कि 3 बड़े वो डिवाइड हो सके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आर फाइंड आउट होता है, आर इज इक्वल टू आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि भाई 0.95 इंटू 10⁻⁻18 यहाँ पे 3, ठीक है। तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। दिस इज योर रेडियस, ऑयल ड्रॉप की एक रेडियस फाइंड आउट हो गई। देन आफ्टर आपका है न्यूमेरिकल नंबर 1.26, which among the curves shown in a figure cannot be possible represent the electrostatic field। आपको सभी यहाँ पे जो फिगर दे रखी है ABCDNE वो आपको चेक करके बतानी है कि भाई कौन सी फिगर यहाँ पे पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम फर्स्ट वाली देखते हैं। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे आप जो वो लाइन देख रहे हो ना, वो लाइन एक नॉर्मली इसका नॉर्मल एंगल नहीं बना रही है, इसका 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। पर आपकी करेक्टरिस्टिक में आपने ऐसा लिखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू ऑन दी सरफेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सभी जो सरफेस है, तो सरफेस से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है, मीन्स के वो एक नॉर्मल नहीं है। तो हमारे ये फिगर रॉन्ग आएगी, क्यों? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट इज़ नॉट नॉर्मल टू ऑन दी सरफेस। ओके, सेकंड देखते हैं बी। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज में से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। ओके, तो यहाँ पे निकल रही है और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव में जाती है, तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिक लाइन नेगेटिव में टूवर्ड्स जा रही है। पान यहाँ पे देखिए नेगेटिव में से निकल रही है नीचे, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू द नेगेटिव चार्ज, सो दैट इट इज रॉन्ग। ओके, देन आफ्टर सी देखिए, सी यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। सभी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की लाइक चार्ज की है, तो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है भाई, रिपल्शन फोर्स लगता है। तो आपका सी जो वाली फिगर है वो राइट है। देन आपका डी देखिए, तो डी में आपको मालूम ही पड़ जाएगा। देखो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, मीन्स के यहाँ पे क्रॉस टू ईच अदर हो रही है, बट यहाँ पे क्रॉस नहीं होना मना है, ठीक है। क्यों मना होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक क्रॉस हो रही है तो वहाँ पे एक ही पॉइंट पे आपकी जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट एक 2 डायरेक्शन बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की, पर ये पॉसिबल नहीं है। देन आफ्टर ई देखिए, ई तो ई में आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे क्लोज सरफेस बना रही है, क्लोज लूप बना रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ डिसकंटिन्यूस, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा भी आप लिख सकते हो कि भाई जो एंगल बना रही है वो एंगल परफेक्ट 90 डिग्री नहीं बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन दिस सरफेस एज अ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमको शो नहीं हो रही है, सो दैट इट इज़ रॉन्ग। ईयर ए बी सी एंड डी एंड ई में से आपकी परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ओनली फॉर सी रिप्रेजेंट कर रही है।
एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 27। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि इन सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको एक जेड डायरेक्शन में दे रखी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? but increase the uniformly along the positive z direction at the rate of 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ऐसे हुए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पे सपोज का आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई ये हमारी जो एक्सिस डायग्राम होती है ऐसी होती है ना कि भाई दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जेड एक्सिस में ऐसी जा रही है, बट इट इज़ द नॉट कांस्टेंट। बट जैसे जैसे आप उसका डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करके जाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आपने पर मीटर 1 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और दूसरा आपने मीटर किया तो इंटू 2 आपको करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई वेरिएबल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। सपोज के जेड डायरेक्शन में आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया हुआ है डी जेड, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चेंज हो जाती है? डी अपॉन डी जेड, डिस्टेंस पर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, ठीक है, क्योंकि डी जेड का यूनिट होता है मीटर। ये लेंथ है आपकी। ओके, तो व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ सिस्टम हैविंग द टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू द 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर। आपको यहाँ पे एक डायपोल मोमेंटम आपको पुट करनी है, पी इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ इंटू कूलम इंटू मीटर। तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो आपको फाइंड आउट करना है, और टॉर्क आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, पर उसके आपको डायरेक्शन कैसी दे रखी है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। आपको डायपोल को पुट किया हुआ है वैसे यहाँ पे आप देखें कि भाई ऐसा यहाँ पे अपने डायपोल को पुट किया हुआ है। डायपोल की डायरेक्शन कैसी होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा आपको डायपोल दिया हुआ है, ऐसी उसकी डायरेक्शन आती है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट अब आपको यहाँ पे रखना है। मैंने यहाँ पे आपको आपका देख रहे हो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, अगर आप कोई के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई अनइवन यूनिफॉर्म मीन्स के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर कोई के चार्ज पार्टिकल्स को पुट करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जितना फोर्स लगता है, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जितना फोर्स लगता है। ओके, तो वही इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट में क्या इक्वेशन होगा? देखो ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस मैंने डी जेड ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने डी जेड ले लिया, तो हमारा डायपोल मोमेंटम पी का इक्वेशन होता है क्यू इंटू डी जेड। जैसे कि हम आगे क्या लेते थे, देखिए आगे का मैं आपको बता देता हूँ। हम आगे ऐसे लेते थे -2 और +2 चार्ज, और उसकी बीच का डिस्टेंस 2 है। बट यहाँ पे उसकी दोनों चार्ज का डिस्टेंस दे दिया है कि भाई डी जेड, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है डी जेड, ठीक है। आप वैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंटम P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी जेड, ये हमारा इक्वेशन बन गया, और फोर्स का इक्वेशन आया F इज इक्वल टू क्यू ई। तो हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फोर्स का इक्वेशन में से कि भाई फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है क्यू इंटू ई। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। सो दैट मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई अपॉन डी जेड, मैंने क्या किया देखिए कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी इसलिए आप डी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान आफ्टर मैं डी जेड से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दूंगा, ऐसा मैंने यहाँ पे कर दिया, डी जेड से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दिया। और देखिए आप यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आपको क्यू नज़र आ रहा है और डी जेड नज़र आ रहा है, तो क्यू इंटू डी जेड तो इज इक्वल टू क्या होता है? पी इज इक्वल टू होता है पी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी जेड। तो उसकी आप वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा कि भाई पी इंटू डी अपॉन डी जेड। यहाँ पर आपको पी की भी वैल्यू दे रखी है और डी अपॉन डी जेड की भी वैल्यू दे रखी है, तो सभी की आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो पी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है कि भाई 10⁻⁷, और आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे रखा है 10⁵। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 10⁵। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना निकलेगा? 10⁻⁷ और 5, तो 10⁻²। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10⁻² न्यूटन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना फोर्स लगता है
these force will be in negative z direction, इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो आपको फोर्स मिला है वो फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि पी तो कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव की एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो ये जो फोर्स आएगा ना वो एक नेगेटिव आता है कि इसके उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव जेड डायरेक्शन होती है, ठीक है। इन डायरेक्शन इज नेगेटिव जेड। ध्यान आप आपको क्या फाइंड आउट करना है? टॉर्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं टॉर्क का इक्वेशन लिखता हूँ। क्या टॉर्क का इक्वेशन? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ऐसा हमारा इक्वेशन है। ओके, तो इसमें आपको साइन थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। यहाँ पे देखिए कि भाई डायपोल मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का जो एंगल होता है वो थीटा एंगल होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी पॉजिटिव जेड एक्सिस में और डायपोल मोमेंटम है नेगेटिव जेड एक्सिस में, तो उसके बीच का जो एंगल बनता है वो एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट थीटा आई विल पुट द 180 डिग्री, सो दैट साइन थीटा 180, साइन थीटा 180 होता है बाई 0। तो यहाँ पे मिस के P इंटू ई और इंटू हो जाएगा 0। तो आपका टॉर्क भी क्या होने वाला है? टॉर्क भी आपका 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टॉर्क लगने वाला नहीं है। ओके, और वैसे भी आप देख रहे हो कि भाई आपका जो यहाँ पे डायपोल मोमेंटम पुट किया हुआ है, तो डायपोल मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मीन्स के वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल और स्टेबल मीन्स का आपका जो फोर्स टॉर्क लगेगा वो टॉर्क आपका जो लगने वाला है वो लगेगा 0। न्यूमेरिकल नंबर 28, एडिशनल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 28। इसमें फर्स्ट ए दिया हुआ है कि भाई अ कंडक्टर विथ कैविटी हैज शोन फिगर। तो इसमें आपको ऐसी फिगर यहाँ पे दे रखी है। उसका टोटल चार्ज है Q और उसकी इनसाइड आपने एक कैविटी रखी है ए, ठीक है। ओके, तो ए आपका मीन्स के एक कंडक्टर है और उसका चार्ज है Q, उसकी इनसाइड आपने एक कैविटी ए रखी है। सो दैट द इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो उसका आपको चार्ज रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस उसकी इनसाइड में कंसिडर करता हूँ। ऐसी मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर की, ऐसी मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर की। देन आपने मैं अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ एप्लीकेशन का मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ कि भाई उसका इक्वेशन ऐसे था, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसकी जो वैल्यू है ना वो एक चार्ज की वैल्यू ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई उसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या? ये तो हमारा एक स्फेरिकल सेल जैसा है, तो उसकी इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अगर यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसकी इनसाइड हमारा स्फेरिकल सेल की इनसाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो E इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 0। और उसकी इनसाइड चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है। ये जो हमारी गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की हुई है उसकी इनसाइड चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है 0। क्योंकि यहाँ पे E इज इक्वल टू 0 है, उसकी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 होती है। बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो किसकी वैल्यू 0 होगी भाई? ऑब्वियसली चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो जो चार्ज आप यहाँ पे समेशन ऑफ Q लिखने वाले हो तो किसका समेशन करते हो? क्लोज सरफेस की इनसाइड का। तो यहाँ पे कैविटी में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, इनसाइड दी कैविटी इज चार्ज इज 0। सो द टोटल चार्ज इंटायर इन द आउटर सरफेस इज कैपिटल Q। तो उसका टोटल चार्ज आपका कैपिटल Q ही रहता है, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अनदर कंडक्टर B विथ चार्ज Q इज इंसर्ट इनटू द कैविटी। ध्यान पर हम क्या करते हैं, देखो ऐसी में यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। ऐसी यही आपको कंसिडर करनी है कि भाई एक Q है और ये आपके पास एक ऐसी एक कैविटी अवेलेबल है, और कैविटी की इनसाइड आपने यहाँ पे ऐसा कोई एक दूसरी बी बॉडी लाया। एक बी बॉडी एक कंडक्टर बॉडी है, वो उसके चार्ज है Q, ठीक है, उसका चार्ज है Q। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, देखिए कि भाई ये हमारी मीन्स के आउटर सरफेस है, ठीक है। तो उसका चार्ज यहाँ पे मीन्स के Q और यहाँ पे दिया हुआ है Q प्लस Q। तो Q प्लस Q आपको फाइंड आउट करना। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए कि भाई उसकी इनसाइड हम एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ऐसी हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर की, ठीक है।
ओके, तो ये गॉसियन सरफेस की इनसाइड तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो केविटी है ना, और केविटी एक इंसुलेटेड होती है, तो केविटी इंसुलेटेड होती है तो इसकी इनसाइड तो चार्ज प्रेजेंट है, बट वो चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बॉडी से आउटर सरफेस में नहीं निकलेगी। ठीक है, ओके, तो उसके मीन्स के टोटल आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आती है जीरो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अप्लाइंग द गॉस थियरम E इंटू डी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टोटल चार्ज इंक्लोज द चार्ज मीन्स के समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आया होगा कि भाई हमारा जो इनसाइड का चार्ज है वो एक चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, तो नेगेटिव और प्लस क्यू मीन्स के जीरो और कैपिटल क्यू आपका टोटल चार्ज फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसलिए आउटर सरफेस में एक प्लस क्यू आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनसाइड जितना चार्ज होता है मीन्स के उसकी साइन पॉजिटिव होती है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इनसाइड आपने जो चार्ज प्रेजेंट किया हुआ है वो चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर नहीं आ सकती, तो इससे आपने क्लोज सरफेस यहाँ पे कंसिडर की हुई है। वो गॉसियन सरफेस की इनसाइड मीन्स के कंडक्टर की इनसाइड भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, चला है, उसकी इनसाइड भी केविटी फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू आपने लिखा हुआ है। तो वो जो प्लस क्यू है वो प्लस क्यू किस लिए आया होगा कि भाई उसकी इनसाइड एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू आया हुआ है। ठीक है, देन आफ्टर आपको एक सी ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी द शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट दैट सजेस्ट द पॉसिबल वे। तो हमको क्या करना कि भाई हमारे पास ऐसा कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम क्या करते हैं, देखिए कि हमारे पास ऐसा कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर अवेलेबल है, एक स्फेरिकल ऐसा कंडक्टर अवेलेबल है, और हम उसकी इनसाइड एक इंस्ट्रूमेंट हम पुट कर देते हैं। ये हमारा मीन्स के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसको आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना है भाई, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बचाना है। शील्डिंग का क्या मीनिंग होता है? बचाना। ठीक है, मैंने आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे एक वीडियो भी बनाया है मैंने, तो देखो ये उसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऐसे पुट कर देते हैं, ऐसे हमने उसको पुट कर दिया, ये हमारी है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक डायरेक्शन में जा रही है, उसकी इनसाइड में ऐसा पुट कर दिया, तो आप देख रहे हो कि एक स्फेरिकल सेल जैसा बन रहा है। तो हमने क्या बोला था कि भाई स्फेरिकल सेल की इनसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होती है जीरो। बट यहाँ पे आपको इसके बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेटालिक आपको एक क्लोज सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, एक मेटालिक एक क्लोज कंडक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, और इसकी इनसाइड आप वो इंस्ट्रूमेंट को रख सकते हो। ठीक है, ओके।